हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 1892 तक पढ़ रखा था। इसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। और यहाँ पे मार्ले जो है ये भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय। और यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने लगते हैं यूपीपीसीएस से रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और यहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिशर्स की सबसे पहली चाल थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, कि हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करो और राज करो। ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम, ये तीनों अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। यहाँ पे पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि भारतीय परिषद में पहली बार किसे शामिल किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार। और जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और पहली बार ही 1919 के अधिनियम में ही बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ। अभी तक आपने पढ़ा होगा 1892 में केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। पूरक प्रश्न का मतलब कि काउंटर क्वेश्चन, जैसे हमने कुछ पूछा, अगले ने जवाब दिया, फिर उसके काउंटर में हम लोगों ने कुछ पूछा, तो ये चीज़ थी। तो पूरक प्रश्न पूछने का यहाँ पे अधिकार मिला, जो कि एक फिर से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और विधान परिषदों को प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। क्या इसका क्या मतलब है कि जैसे पहले विधान परिषद जो थे वो विधान परिषद इन द सेंस की जो प्रांतीय सरकारें थी उनको पहले क्या था कि सब कुछ गवर्नर और केंद्रीय सरकार ही करती थी। लेकिन यहाँ पे 1909 के अधिनियम में विधान परिषदों को भी अपने प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये सरकार पे बाध्यकारी नहीं थे, जो केंद्रीय सरकार रहती थी उस पर बाध्यकारी नहीं थे। केंद्रीय सरकार मतलब कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या गवर्नर जनरल की जो सरकार होती थी उसमें बाध्यकारी नहीं थे। केंद्रीय सरकार तो क्या ही था, बस नाम मात्र का केंद्रीय सरकार था। बाकी फिर आते हैं कि उद्देश्य क्या थे। तो भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगों को सीमित करना। इसका क्या मतलब है, जो 1919 का अधिनियम था वो जैसे होता ना, कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे कि छोटा बच्चा किसी बड़े सामान के लिए रो रहा हो तो उसको छोटा सा सामान दे दो ताकि वो मान जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली वही था कि भारतीयों के बढ़ती राजनीतिक मांगों को सीमित करने के लिए और रियासतों के माध्यम से शांत करने के लिए। एक तो जैसे कांग्रेस उस समय काफ़ी ज़्यादा मुखर थी और रियासतें भी अपनी आवाज़ उठा रही थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों को लग गया था कि यहाँ से हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो एक प्रकार से कि उनकी मांगों को सीमित कर दिया जाए, कि थोड़ा सा कुछ उनको दे दो ताकि वो खुश हो जाएं, इस हिसाब से। और इसका एक मेन उद्देश्य था वो यह था कि नरमपंथी और पंथियों के बीच में फूट डालना। क्योंकि वो देख चुके थे 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, कांग्रेस के जो तो टूट हुआ था 1907 में। तो यहाँ से इन्होंने ये समझ गए थे कि अगर ऐसे हम करेंगे तो यहाँ से जो है इससे नरम दल सहमत हो जाएगा और उग्रवादी जो है, जो गरम दल के लोग थे, वो इसका विरोध करेंगे। तो इन दोनों में ही फूट हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी ये चाल सक्सेस भी हुई। अब हम आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, हमने पहले ही बोल दिया, पहले पढ़ लिए। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था, मतलब जानकारी के लिए। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं स्टार्ट, जैसे 1919 और 1909 और 1935, ये तीन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाता है यूपीपीसीएस प्री के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 के एक्ट से। द्वैध शासन का मतलब कि जैसे कोई एक राज्य, जैसे अपना भारत ही ले लो, एक तरह से भारत अगर है तो भारत में क्या है कि राज्य भी हैं और केंद्र सरकार भी है। केंद्र सरकार के अलग नियम कानून है, राज्य सरकार के अलग नियम कानून है, इस प्रकार से मान लो। तो क्या था, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। जो प्रांतीय विषय थे, जैसे जो राज्य थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को, पहला आरक्षित विषय। आरक्षित विषय का मतलब कि पुलिस, न्याय और भूमि राजस्व ये गवर्नर के अधीन थे। इस पर फैसला, नियम कानून जो भी होगा वो गवर्नर की परिषद, कार्यकारिणी परिषद बनाएगी। इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं था।
दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन या भारतीय मंत्रियों के अधीन थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, गवर्नर ने मोटा मोटा यहाँ पे क्या किया कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय होते थे, जैसे पुलिस हो गया, न्याय हो गया, भूमि राजस्व हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय थे, उसको अपने अधीन रखा। बाकी जो नॉर्मल विषय थे, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा में उस समय बजट कुछ था नहीं, 1 लाख का बजट था, उसमें जो भारतीय मंत्री थे वो क्या ही करेंगे। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि स्थानीय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया, जो बजट ही नहीं था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से 1919 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आप इसको ध्यान रखें कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और पहला फैक्ट ये कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई यहाँ से। फिर आते हैं केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। इसका पहला ये कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज के डेट में जो केंद्रीय विधानसभा है उसको हम लोकसभा कह सकते हैं और राज्य विधान परिषद को राज्यसभा कह सकते हैं। उसी प्रकार इसको उच्च हाउस और निम्न हाउस भी कहा जाता था। फिर 1919 में बजट और चर्चा पर सीमित अधिकार, मतदान। यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये होगा कि मतदान करने का अधिकार भी मिला और चर्चा करने का भी अधिकार मिला। अभी तक क्या था, यहाँ पे देखते हैं 1892 का जो एक्ट था वहाँ पे बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार था। 1919 का जो एक्ट आया उसमें पूरक प्रश्न मतलब काउंटर प्रश्न पूछने का अधिकार था। अभी भी यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन जब हम 1919 में आते हैं तब यहाँ पे मतदान का अधिकार मिलता है भारतीयों को। बजट पर चर्चा और मतदान का अधिकार का मतलब कि भारतीयों को इस पर मतदान और सीमित चर्चा का अधिकार मिलता है। और यहाँ पे सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन, कि आप अगर शासन कर रहे हैं तो आपके कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, आप उसको निभाइए। उत्तरदायी शासन का यहाँ पे पहली बार जिक्र हुआ। और यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। 1919 के एक्ट में आप देखेंगे, एक मिनट, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी 1919 के एक्ट में। ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और हम यहाँ पे देखेंगे 1919 के एक्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार होता है। अब विस्तार में कौन कौन, देखो 1919 के एक्ट में मुस्लिमों तक सीमित था, या कि मुस्लिम जो है वो अलग, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देंगे, ऐसा था। लेकिन 1919 में इसको और बढ़ा दिया गया। इसमें किसको किसको और शामिल किया गया, सिखों को शामिल किया गया, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई, जमींदार और व्यावसायिक वर्ग। तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और इसी में ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सबसे पहली बार 1919 के अधिनियम में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई। फिर अच्छा, जो पहली बार निर्वाचन व्यवस्था थी, जो पहली बार वोट देंगे, एग्जाम्पल करो, जो वोट देंगे उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ऐसा थोड़ा था कि आज के टाइम की तरह सार्वभौमिक वोट था कि 18 साल से पहले, 18 साल जिनकी एज हो गई है वह सभी वोट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय जो वोट दे सकते थे वो संपत्ति के आधार पर, टैक्स कर के आधार पर या शिक्षा के आधार पर। मतलब कि जिसके पास अधिक संपत्ति है वही वोट दे सकता है, या जो ज़्यादा टैक्स जमा कर रहा है वही वोट दे सकता है, या जो ग्रेजुएट हो रखा है, जो पढ़ा है, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से जो शिक्षा मतलब हाई लेवल की शिक्षा है, हायर शिक्षा है, एजुकेटेड पर्सन है, वही वोट दे सकता है। सीमित मताधिकार था। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। ये पहली बार हो रहा है 1919 में। अभी तक राज्यों और केंद्र का बजट केंद्र ही पेश करता था। जैसे कभी कभी होता ना कि अपने यहाँ पे है कि आपातकाल लग जाता है तो राज्यों का बजट भी केंद्र सरकार पेश कर सकती है। उसी तरह से राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं का बजट बनाने का अधिकार मिला। और इसी 1919 के एक्ट को, इसी 1919 के एक्ट को थोड़ा सा अलग कलर कर दे, एक मिनट, इसी 1919 के एक्ट को जो था उसी की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, साइमन कमीशन आयोग, जिसका गठन 1927 में हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों
अंग्रेज थे। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि भारत के लिए नियम कानून बने या भारत के नियम कानून की समीक्षा हो रही है, उसमें भारतीय ही नहीं शामिल है। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब आते हैं, इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश सरकार को। इसने 1930 में रिपोर्ट दिया और अपने रिपोर्ट में इसने बताया कि द्वैध शासन प्रणाली जो लागू हुई थी वो सही है, उसको जारी रखो। और राज्यों में सरकारों का विस्तार कहा। इसने कहा, यही एक थोड़ा सा सही डिसीजन कह सकते हैं कि राज्यों में जो सरकार हैं उनका विस्तार किया जाए। और तीसरा, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको जारी रखने की इसने सिफारिश की कि जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन था 1909 के एक्ट में, फिर 1919 में आ गया कि सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है। तो इस तरह से उसको इसने जारी करने के लिए बोला कि इसको जारी रख सकते हैं। तो ये तो काफ़ी गलत रहा, क्योंकि ये तो वोट डालने की इनकी राजनीति थी। फिर इसी सिफारिशों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया। जो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले का कांग्रेस ने विरोध किया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और तीसरे का भी विरोध किया। दूसरे का कांग्रेस ने समर्थन किया। समर्थन दर्शन कि दूसरे में गांधी जी शामिल हुए थे अपनी मांगों को लेके, ब्रिटिश सरकार के पक्ष को लेके, अपने पक्ष को लेके। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, जो कि 1931 में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ऐसे कौन से नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, और तेज बहादुर सप्रू, ऐसे करके कई नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, और ये दलितों के जो है नेता के तौर पे वहाँ पे शामिल हुए थे, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जब बातचीत नहीं बनी सरकार और कांग्रेस के बीच में, और जिस चीज़ का मतलब जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये भी जाके वहाँ पे इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग था और सिखों के लिए अलग था, ईसाइयों के लिए अलग था, वैसे ही इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। क्योंकि उस समय दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें एक प्रकार से, वो हिंदू धर्म में तो थे पर उनको हिंदू भी नहीं माना जाता था, इस प्रकार से था। तो इन्होंने कहा कि हमें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, जिसका कांग्रेस और गांधी जी ने बहुत विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। फिर भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 19 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की, और इसके तहत इसने दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की, अलग निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया। तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। 1909 में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। 1919 में उसको विस्तार किया गया सिखों, आंग्ल, इस तरह से आंग्ल भारतीय, यूरोपियों तक। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने उसको दलितों तक एक्सपेंड किया कि अब दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, अलग ये मतलब केवल दलित ही लड़ेगा और दलित ही वोट कर सकेंगे, ऐसा। तो इस कम्युनल अवार्ड का या सांप्रदायिक अवार्ड का गांधी जी ने इसका विरोध किया और वो आमरण अनशन पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं में वोट डालने की राजनीति है ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि फिर ऐसे हो जाएगा कि दलित भी अलग हो जाएंगे। फिर मेन रीज़न यही था कि हिंदुओं में वोट डालने का जो है इसके तौर पे गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने पूना के जेल में आमरण अनशन किया, और पूना के यरवदा जेल में, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है कि गांधी जी किस जेल में पूना पैठ किया था, तो यरवदा वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, नॉर्मली पीसीएस में बहुत कम पूछता है। 24 सितंबर, आप देखिए, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड आया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया गया गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। क्यों शामिल? तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसलिए माना गया कि अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा दलितों को, बल्कि क्या किया जाएगा कि आरक्षित कर दी जाएंगी कुछ सीटें,
उस पर केवल दलित ही लड़ सकेगा, लेकिन वोट सब कोई करेंगे। अभी तक क्या था जो यहाँ पे था कम्युनल वार्ड में कि दलित ही लड़ेगा चुनाव और दलित ही उसको वोट कर सकते हैं। लेकिन जब गांधी जी आमरण अनशन पे थे, गांधी जी उस समय कांग्रेस के और पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके लिए मान नहीं रहे थे पूना पैक्ट के लिए। लेकिन फिर उन पर लोगों ने प्रेशर डाला, उनके खुद के लोगों ने और कांग्रेस ने भी, कि अगर गांधी जी को इस समय कुछ हो गया तो देश का नुकसान होगा और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिर गांधी जी से मिले, यरवदा जेल में ही इनकी मुलाकात हुई और यहीं पे ही पूना पैक्ट साइन किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है 1932 में जो कि पूना पैक्ट कब साइन किया गया, और इसका क्रोनोलॉजी दे देता है। जैसे मान लो कि साइमन कमीशन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, इसका क्रोनोलॉजी कभी कभी सेट करने को देता है कि साइमन कमीशन, चलो मैं लिख ही देता हूँ, पूना पैक्ट और चलो ये लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर यहाँ पे सांप्रदायिक अवार्ड। अब इसको या तो दे देगा कि कालक्रम में सेट करो, या फिर सामने इसका दे देगा 1932, है ना, गठन कर दो, सॉरी 1927, इसको सितंबर कर दो और 1932 अगस्त कर दो। अब मान लो कि इसको मिलाने के लिए दे दिया, तो ऐसे क्रोनोलॉजी में भी दे देता है कि चारों का नाम दे दिया और फिर उसको ऑप्शन की तरह दे देगा कि इसको क्रोनोलॉजी में सेट करो, 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे कर दे, या फिर ऐसे कर दिया कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो सितंबर में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की गई, अगस्त में की गई, और साइमन कमीशन का गठन 1927 में। ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, तो इसकी क्रोनोलॉजी को भी ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है, क्योंकि 3 अधिनियम ही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909, 19 और 35, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो इसके पिछले जो एक्ट्स हैं उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, पीवाईक्यू से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अभी तक क्या था कि सारे जो शक्तियाँ थी वो केंद्र के पास थी, पर यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा कर दिया। अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे पास ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। इस हिसाब से तो यहाँ पे एक संघीय सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, इसमें 59 विषय थे। दूसरी राज्य सूची, इसमें 54 विषय थे, जिसमें राज्य सरकार का, और समवर्ती सूची जिस पे दोनों ही जो बॉडी है वो कानून बना सकता है, राज्य सूची और समवर्ती केंद्र सूची दोनों के दोनों, या मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस विषय पे कानून बना सकती हैं। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप देख लीजिए कि ऐसा मतलब इस समय वर्तमान में इन तीनों विषयों में, इन तीनों सूचियों में कितने विषय हैं वर्तमान में, ये देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट आते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लागू कहाँ हुआ था? 1919 में, ये था द्वैध शासन की शुरुआत। तो 1919 में शुरू हुआ और 1935 में समाप्त कर दिया गया। सक्सेस नहीं रहा तो इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कहाँ पे समाप्त कहाँ पे किया गया? प्रांतों में, मतलब कि राज्यों में, और केंद्र में इसकी शुरुआत हुई। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये मार्क कर दिया है। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजी होता है कि ये याद करने का एक ट्रिक होता है कि अच्छा यहाँ पे तो शुरुआत है, यहाँ पे खत्म हुआ था, इस हिसाब से कि यहाँ पे द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन कभी बहुत पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ, तो 1935 के अधिनियम से, इस तरह से। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार हुआ। यहाँ पे भी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था विस्तार 1909 से लगातार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार करते ही जा रहे हैं ये। क्यों? कि फूट डालो राजनीति करो, फूट करो राजनीति करो, ऐसा फूट डालो राज करो की नीति। इसके तहत अब यहाँ पे क्या है कि इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया और मजदूर वर्ग को भी शामिल कर लिया। तो इस हिसाब से क्या फिर, और यहाँ पे 1858 के अधिनियम से स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और जो मताधिकार का विस्तार था, अभी तक मताधिकार में कौन कौन शामिल थे? सीमित था। इसमें कौन कौन थे? संपत्ति के आधार पर था,
कर के आधार पर था और तीसरा कौन था, शिक्षा के आधार पर था। लेकिन अब इसमें थोड़ा विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या अब मतदान कर सकती थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों बस ऐसे ही देख लेना, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, ये ऊपर बता ही दिया। और ये कब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई। और ये संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आज की डेट में यूपीएससी है तो यूपीएससी प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसी अधिनियम के तहत। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों को आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन करके छोटे छोटे नोट, शॉर्ट नोट बना के इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से पॉलिटी में हर साल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं इतने छोटे से टॉपिक में। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होगा और आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं पॉलिटी।